जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज हम बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये सेट जो है ज्ञान बिंदु का साप्ताहिक सेट है। इसे लगाने से आपको फायदा क्या होगा कि आपका करंट का भी तैयारी होता चला जाएगा। बाकी जो सिलेबस होता है दरोगा का उससे बनाया हुआ ये क्वेश्चन है और फुल एनालिसिस करके आपको हम बताते हैं। यदि इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, जिसमें आप बना के यहाँ से क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो टोटल जो महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद था। इसकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिलता है हमें। ठीक है, तो 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में। तो इसमें जो 6ठी शताब्दी में जो है कौन सा महाजनपद जो है घोड़ों के लिए विख्यात या श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थी, तो ये कंबोज महाजनपद जो था ये घोड़ों के लिए श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थी। तो बात करें कि अब इस 4 जनपद है, चारों की राजधानी हम जान लेते हैं। राजधानी देखिए, अस्मक की राजधानी जो है पोतोन थी, सुरसेन की राजधानी मथुरा, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और गंधार जो है प्रसिद्ध था शिक्षा केंद्र, प्रत्येक 15वें दिन शिक्षा केंद्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। ठीक है, देखिए कंबोज जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इससे पहले भी हम काफ़ी सेट अपलोड कर चुके हैं ज्ञान बिंदु का। तो यदि आप वो नहीं देखे तो ये वीडियो देखने के बाद वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। देखिए संयम उपोसथ नामक सभा संबंधित है। तो संयम उपोसथ नामक सभा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप लोग जानते ही होंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और ये जो संयम उपोसथ नामक सभा जो बौद्ध धर्म में इसकी चर्चा की गई है, ये प्रत्येक 15वें दिन इसकी सभा होती थी। जो भी कर्म कांड जो भी करता था उसके पश्चाताप के लिए संयम उपोसथ की सभा का आयोजन किया जाता था बौद्ध धर्म में। उसके बाद देखिए जैन धर्म में जो है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। टोटल 24 तीर्थंकर है, 24वां तो महावीर स्वामी थे। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में ज्योतिष कला का विकास देन है। तो ऑप्शन में दिया है ईरानियों ने, शकों की, कुषाणों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ज्योतिष कला का विकास की देन जो है ये यूनानियों का देन है। ठीक है, यूनानियों का ही देन है। पर्दा प्रथा भी यूनानियों का ही देन है। ठीक है, तो ज्योतिष कला भी यूनानियों का देन है। तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाता। जो होता हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस गुप्त शासक के सिक्के पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण थी। तो किस गुप्त शासक के सिक्के पे जो है सिक्के पे मयूर की आकृति उत्कीर्ण थी। तो ये कुमारगुप्त के सिक्के पे, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्के पे मयूर के सिक्के की आकृति होती थी। और बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। देखिए कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और इसको नष्ट जो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। और गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसका टाइम पीरियड था 240 से 280 AD में। ठीक है, और देखिए फाहियान जो आया था, फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में याद रखिएगा, इसके सिक्के पे जो है वीणा वादन आकृति की होती थी। वीणा बजाते हुए वादन की आकृति जो है स्कंदगुप्त के सिक्के पे ये आकृति होती थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संगम काल में पुलयन शब्द आया है। तो संगम काल में जो है पुलयन शब्द किसके लिए आया है, तो ये दस्तकारों के लिए आया हुआ था, दस्तकारों के लिए। बाकी देखिए किसानों के लिए जो है संगम काल में वेल्लाल शब्द का प्रयोग किया जाता था। व्यापारी के लिए जो है वेनिगर शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद नर्तकी के लिए जो है विडेलियर शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण जो था यह मोहम्मद गोरी द्वारा भिंडीडा दुर्ग पर आक्रमण। तो मोहम्मद गोरी ने भिंडीडा दुर्ग पर आक्रमण किया था। यह तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण था क्योंकि भिंडीडा दुर्ग का जो था इसका शासक ये पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत आता था, जिसका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला एक तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान जीता था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गोरी जीता था। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधा एवं बिख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था। तो आधा एवं बिख नामक सिक्के का प्रचलन जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। याद रख सकते हैं खिज्र खां जो था ये सैयद वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। तो किस युद्ध में जो है बाबर ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था शराब पीने पे। तो ये खानवा के युद्ध में लगाया गया था। खानवा के युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी होता। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे। पहला पानीपत का युद्ध,
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। खनवा युद्ध बता ही दिए 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। इसी में बाबर ने नारा भी दिया था, जिहाद का नारा इसी युद्ध में दिया था, और शराब पीने पर जो प्रतिबंध खनवा के युद्ध में ही लगाया गया था बाबर के द्वारा। उसके बाद देखिए चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के बीच में हुआ था। देखिए चंदेरी का युद्ध याद रखिएगा डेट 20 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। अफगान के सेनापति थे मोहम्मद लोदी, उसके बाद बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? तो किस अधिवेशन के बाद जो है आर्थिक चिंतन जो है कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो आर्थिक चिंतन का मतलब हुआ कि जो धन भारत से लूट के बाहर जा रहा था, इसी पे कांग्रेस आर्थिक चिंतन कर रहे थे, जो बाहर धन जा रहा है उसको रोकना है। तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह ने किया था। ये दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष था और पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। ये रहीमतुल्लाह दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसी में 1896 ईस्वी में ही वंदे मातरम गाया गया था पहली बार, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद याद रखिए 1890 ईस्वी में जो है 1890 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता ने किया था। उसके बाद 1906 और 1886 में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। इधर पुस्तक है, इधर लेखक है। दिया पहला ही ऑप्शन जो है गलत है। यह है फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर, लेखक दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक सुरेंद्र नाथ सेन नहीं थे, इसके लेखक जो थे अरविंद घोष थे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, 1857 नामक पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद याद रखिएगा दुर्गेश नंदिनी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तराना ए हिंद ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। भवानी मंदिर यह पुस्तक जो है बारिंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे? तो संगत सभा के संस्थापक जो थे ये केशव चंद्र सेन थे। 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड वेवेल से कौन सा जो है विकल्प संबंधित नहीं है? जो नहीं है पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। तो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन जो है ये वेवेल के समय में नहीं हुआ था, ये जो हुआ था लिन लिथगो के समय में हुआ था। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन जो 1943 ईस्वी में हुआ था, लिन लिथगो के समय में हुआ था, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल का जो टाइम पीरियड था 1944 से 1947 ईस्वी के बीच में। अब जो सब हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ था, ये भी वेवेल के समय में ही हुआ था। क्लीमेंट इटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा जो है 20 फरवरी 1946 ईस्वी को किया गया था, ये भी लॉर्ड वेवेल के ही समय में हुआ था, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई तो कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 ईस्वी को शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भगत सिंह में किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर जो है भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो ये यंग इटली आंदोलन से प्रभावित होकर जो है भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। देखिए यंग इटली आंदोलन जो है चलाया गया था इटली में, इसके संस्थापक जो थे मेजनी जो है इसके संस्थापक थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और नौजवान भारत सभा का गठन जो भगत सिंह ने मार्च 1926 ईस्वी में इसका गठन किया था, मार्च 1926 ईस्वी में, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये युक्तियां जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, तो कौन से आंदोलन से ये संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। जिसमें देखिए ये जो कहा गया था, तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा था लॉर्ड इरविन के समय में, इरविन ने इसको मना कर दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने ये वक्तव्य दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए अब देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था।
उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो है, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या होता था, जो क्रांतिकारी थे वह खुद जाके अपनी गिरफ्तारी देते थे, तो उसी को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहते थे। तो ये गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें जो है इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है, तो कौन सा चट्टान जो है जीवाश्म युक्त है, ये है ऑप्शन नंबर डी विंध्यान ये चट्टान जो है ये जीवाश्म युक्त है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जोजिला दर्रा अवस्थित है, तो जोजिला पहले याद रखिएगा, जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये जोजिला दर्रा जो अवस्थित है ये जास्कर श्रेणी का भाग है, जास्कर श्रेणी का। ठीक है, तो ये जास्कर श्रेणी जो है ये लद्दाख, श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच में जो है संपर्क स्थापित करता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल दर्रा याद रखिएगा, श्रेणी नहीं, पीर पंजाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ओरसंग पूछा रहा, ओरसंग निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी के बारे में याद रखिएगा, दिबांग और लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। उसके बाद सिंधु की सहायक नदी याद रखिएगा, चिनाब, रावी और व्यास जो है सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद ताप्ती की सहायक नदी के बारे में याद रखिएगा, पूर्णा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कायल क्या है, कायल क्या है, कायल जो है ये केरल के लेगुन है, लेगुन झील होता है जो है यही है, केरल के लेगुन जो है कायल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। देखिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया है, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दूनागरी पर्वत शिखर से अवस्थित है, दूनागरी पर्वत शिखर जो है ये भारत में स्थित है, भारत के उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसका 7066 मीटर है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। तो ये जरूर उत्तराखंड जरूर याद रखिएगा, दूनागरी जो भारत में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक जो होती है ये होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में, तो इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, क्या कहा जा रहा है, नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जो है, नहरों द्वारा सबसे अधिक जो है मतलब संचित सर्वाधिक जो है विस्तार किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद याद रखिए, देखिए नहरों द्वारा सबसे सर्वाधिक संचित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में, एक क्रम याद रखिएगा, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद बिहार, तो इस रीडिंग में आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद तालाबों से जो सिंचाई होती है इसमें प्रथम स्थान पर जो है तमिलनाडु है, तालाबों से तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है, तो कौन सा विकल्प जो है औसत्य है, पहले औसत्य देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, उड़ी परियोजना दिया है चेनाब नदी, तो उड़ी परियोजना जो है चेनाब नदी पे नहीं है, ये झेलम नदी पे है जम्मू कश्मीर में, तो इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखिए, अब जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे है, कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी पे है, उड़ी परियोजना झेलम नदी पे है, संजय सरोवर परियोजना ये आपको वेनगंगा नदी पे है, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे जो है किससे प्राप्त होते हैं, ऑप्शन देखिए, पत्ती से, फल से, तना से, बीज से, तो कपास के रेशे जो है बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कपास को जो है सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा, उड़ीसा जो है सब सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है मैंगनीज का है। और देखिए झारखंड के बारे में याद रखिएगा, झारखंड और बिहार को जो अलग किया गया है 14 नवंबर 2020 को, इसमें झारखंड को है जो है 46% भूमि मिला है और बिहार को जो है 54% भूमि मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ में जो है कोयले का उत्पादन सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में होता है। उत्पादन के बारे में पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ होगा, वहीं पे भंडार के बारे में पूछा जाता तो झारखंड सबसे अधिक भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, ढेर सारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक याद रख सकते हैं कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में याद रख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा आप लोग पुखोई वन जीव, ये भी उत्तर प्रदेश में है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है। कर्नाटक में जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है, तो याद रख सकते हैं आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? तो अनुसूचित जाति मतलब एससी का जो है निवास नहीं है। तो ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जो है अंडमान, ऑप्शन के अनुसार अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। और लक्षद्वीप में भी जो है एससी अनुसूचित जाति का जो है निवास नहीं है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, ठीक है। देखिए पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में जो है एसटी का जो है निवास नहीं है, तो इसे भी दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद एसटी की जनसंख्या की बात करें पूरे भारत में, प्रतिशत में बात करें तो 8.6% है, और लगभग याद रख सकते हैं 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। और एससी की जनसंख्या है, प्रतिशत में बात करें 16.6% जो एससी की जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़ के आसपास। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मोपा जनजाति का निवास स्थल है। तो मोपा जनजाति का निवास स्थल जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। एक और याद रखते हैं, डबला स्वारा जनजाति भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही निवास करती है। उसके बाद ऑप्शन के अनुसार जाते हैं तो असम में जो है राभा और दिमारा जनजाति जो है असम में निवास करती है। उसके बाद अंगामी और मिकी जनजाति जो है नागालैंड में निवास करती है। मणिपुर में जो है कुकी और मेटी जनजाति जो है मणिपुर में निवास करती है। का ये इंपॉर्टेंट होता है, कुकी और मेरी जनजाति जो है मणिपुर में निवास करती है, क्योंकि अभी फिलहाल में ये मणिपुर से क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, घंटा मर्दला लोक नृत्य किस राज्य की है? तो घंटा मर्दला लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। अब ऑप्शन के अनुसार जाते हैं तो केरल का लोक नृत्य जो है कथकली है, याद रखें कथकली जो केरल का है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं आप। देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो किस अधिनियम में ये किया गया था? तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो है ये कंपनी जो है निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना जो है प्रतिबंध कर दिया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस समय जो है वारेन हेस्टिंग जो है भारत के वायसराय थे। एक वीडियो आप लोग के लाएंगे कि किस अधिनियम में क्या क्या चीज़ बताया गया है या क्या क्या चीज़ लाया गया है, उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा फिलहाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी पद भारतीय संविधान में लिया गया है। तो सीएजी का पद जो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है सीएजी का पद लिया गया है। उसके बाद ऑप्शन के अनुसार दिएगा तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। अमेरिका से जो है प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से जो है संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है ये कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा से लिया गया है, तो इसे ध्यान में रख सकते हैं। और सीएजी की चर्चा जो है आर्टिकल 148 में किया गया। अभी वर्तमान में सीएजी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता है, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 ईस्वी में ये केस हुआ था। तो इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। देखिए सबसे पहले जो है इस वाद में भी माना है, ठीक है। सबसे पहले नहीं कर सकते हैं, इस वाद में भी माना है, ठीक है। सबसे पहले जो माना है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, तो ये 1973 में केशवानंद बनाम भारत संघ का जो विवाद हुआ था, इसी में जो है माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश बना? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश बना? तो 14वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1962 में हुआ था, पुदुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ याद रखते हैं, 22वां संविधान संशोधन जो है 1969 ईस्वी में हुआ था, मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक है। एक वीडियो हम आपको बना दिए हैं जिसमें संघ शासित प्रदेश का गठन, वो कब संघ शासित प्रदेश बना, कहाँ पे न्यायालय कहाँ पे कितना सीट है लोकसभा का राज्यसभा का, सभी बना के हम बताए हुए हैं। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो सूचना का अधिकार जो है स्वतंत्रता का उल्लेख है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इसको आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत रखा गया। देखिए आरटीआई जो है आरटीआई सूचना का अधिकार ये 15 जून 2005 से लागू हुआ है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो मनरेगा जो लागू किया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो योजना है, इसको लागू करने के लिए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लाया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते हैं, इसको देखते हैं, इसका आंसर ये लाया गया है, आपको हम बता देते हैं। इधर ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसको जो लाया गया है आर्टिकल 41 के तहत, मनरेगा को आर्टिकल 41 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 41 में क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आर्टिकल 43 में जो है कुटीर उद्योगों को जो है प्रोत्साहन देगा राज्य सरकार। आर्टिकल 46 में जो है SC ST और दुर्बल व्यक्ति को जो सरकार से सहायता मिलेगी।
उसके बाद आर्टिकल 45 में जो है 0 से 6 और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा का प्रबंध कराएगा राज्य सरकार। ठीक है, आंगनबाड़ी सब इस आर्टिकल 45 के तहत ही लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जे.एस. वर्मा समिति का गठन जो है 1999 ईस्वी में किया गया था, मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद याद रखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये रसिया के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में जो है मौलिक कर्तव्य जो 10 था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां हुआ था, जिसमें जो था शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद इस मौलिक कर्तव्य को जो भाग 4A आर्टिकल 51A में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? तो ये राष्ट्रपति सौंप सकता है। राष्ट्रपति का तो ये विधायी शक्ति है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जब राज्यसभा में जो है सभापति और उपसभापति दोनों नहीं रहता है तो राज्यसभा के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति सभापति बना सकता है। वहीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहे तो लोकसभा किसी भी सदस्य को जो है अध्यक्ष बना सकता है राष्ट्रपति का जो है विधायी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश जो जारी करता है तो कब वापस ले सकता है? तो जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तो तब ले सकता है। जब अध्यादेश लाया जाता है तो 6 सप्ताह के भीतर जो है संसद से अनुमोदन होना जरूरी है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और अध्यादेश की जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है आर्टिकल 123 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लिया, आइए 40 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। देखिए, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। दिया है कि अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम करें। तो अग्रता देखिए भारत का सबसे पहला व्यक्ति यदि बात करें तो राष्ट्रपति है, तो उसी के अनुसार जो है सजाना है। तो इसमें दिया है मंत्रिमंडल सचिव दिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। देखिए अब इसको सजाना, देखिए मंत्रिमंडल सचिव जो है 11वां स्थान पर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है 9 में है, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य जो है 7 में है और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है 6 नंबर पे है। तो इस अनुसार बैठा सकते हैं। देखिए 4 3 उसके बाद 2 1 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा उसमें आप बैठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालानुसार व्यवस्थित करें। तो किसका गठन कब हुआ था उसके अनुसार बैठाना है। दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहले ध्यान लेते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 31 अगस्त 2005 को हुआ था। 11वां वित्त आयोग जो है 3 जुलाई 1998 ईस्वी को आया था। पूंजी आयोग का गठन जो है अप्रैल 2007 में हुआ था। सहकारी आयोग का गठन जो 1983 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा है? तो सहकारी आयोग 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 11वां वित्त आयोग 1998, उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005, उसके बाद पूंजी आयोग 2007। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर 1 ही है, एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है कब अनुमोदित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा? तो ये 2006 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। जेपी समिति 1974, जेपी समिति का संबंध है। तो जेपी समिति का गठन जो 1974 ईस्वी में हुआ था, इसका संबंध जो है निर्वाचन सुधार से है। निर्वाचन सुधार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकरण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति जो है ये संबंधित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2008 में पारित हुआ था, इसी के अनुसार जो है ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। तो स्थगन प्रस्ताव जो लाया जाता है संसद में किसके लिए लाया जाता है? तो ये लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए ये लाया जाता है। लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो वर्धमान कप का संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लिया, आइए 47 देखते हो। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में की गई थी। और इसका गठन की बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार गठन का, तो 1964 में गठन हुआ था। 1965 से ये पुरस्कार दिया जाने लगा। क्वेश्चन 48 देखिए, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? हार्ड करेंसी जो है यह विकसित देशों की मुद्रा जो है हार्ड करेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना की आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय गणना के आधार वर्ष जो है ये 2004-05 है। 2004-05 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को जो क्या कहा जाता है, तो ये गाडगिल योजना कहा जाता है। गाडगिल योजना जो 1969 से 74 ईस्वी के बीच में रहा था, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो क्रिस्टी संरचना जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिकांग में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए लवक में जो है ग्राना एवं स्ट्रोमा पाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सीरूमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो सीरूमिनस ग्रंथि का निर्माण जो है ये एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है। एपिथेलियम ऊतक के द्वारा, एपिथेलियम ऊतक के द्वारा जो है चार ग्रंथियों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, श्वेत ग्रंथि, लोक्राइमल ग्रंथि, सोवम ग्रंथि, उसके बाद सीरूमिनस ग्रंथि। ये 4 ग्रंथियों का निर्माण जो एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 देख लिए, 53 देखते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान जो है 1981 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और भारत में इसकी पहचान जो है 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 54 देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम जो है केप्टा हिटमस है। केप्टा हिटमस जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद भेड़ का वैज्ञानिक नाम जो है ओविज अराइज है। ओविज अराइज जो है ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम जो है किनरे जो है लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है पेंथा टाइग्रिस है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 56 देखते हैं, 55 देखते हैं। कोरोलाइट जड़ें पाई जाती है। कोरोलाइट जड़ें जो है ये जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के जो है साइकस के पौधे में जो है कोरोलाइट जड़ पाई जाती है, जो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव फीता कृमि का पोषक होता है? तो फीता कृमि का पोषक जो है ये सूअर होता है। सूअर का जो मांस खाता है तो वो फीता कृमि से ग्रसित हो जाता है, इस रोग से। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो अमाशय के पिछले भाग को जो है पाइलोरिक कहा जाता है, पाइलोरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमाशय का जो है 3 भाग होता है। 3 भाग कौन कौन सा होता है? एक होता है कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक जो है ये अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग होता है, फुंडिक जो है ये मध्य भाग होता है, और पाइलोरिक जो है ये पिछले भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो 3 भाग भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है ये सेल्यूलोज होता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है पौधे का कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बना होता है। और जानते ही आप लोग कि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो जिसके कारण सेल्यूलोज में जो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। 58 देख लिए, 59 देखते हैं, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब, तो हाइपोक्सिया जो है उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आ जाती है तो उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? तो किसका संबंध जो है हृदय से नहीं है? देखिए पोर्टल वाहिनी का संबंध जो है हृदय से नहीं है, क्योंकि ये शिरा तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोरोनरी वाहिनी जो है ये हृदय को रक्त पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद शिरा है, ये भी हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। इधर भौतिक रसायन, इधर विमाएं। देखिए आयतन का दिया है L-3, तो L-3 नहीं होता है, L3 होता है। उसके बाद त्वरण का होता है Lt-2, संवेग का होता है MLT-1, आवेग का होता है MLT-1। इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, इसका यदि PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए इनमें से सबसे बड़ा है, तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है? तो मिलीमीटर जो है सबसे बड़ा होता है। मिलीमीटर का होता है 10⁻³ अब देख सकते हैं। पिकोमीटर होता है 10⁻12, नैनोमीटर होता है 10⁻9, और माइक्रोमीटर होता है 10⁻6। इनमें सबसे बड़ा जो है मिलीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है। तो प्रवणता जो अधिक होने पर वस्तु की चाल जो है अधिक होती है। देखिए प्रवणता होता क्या है? तो ये एक ढलान होता है। तो यदि ढलान ज़्यादा होगा, यदि यहाँ से यदि कोई वस्तु छोड़ा जाए तो उतनी गति से जाएगा, और यहाँ से छोड़ा जाएगा इससे तेज़ गति से जाएगा। तो प्रवणता अधिक होने पर जो है वस्तु की चाल जो है अधिक हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण। तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना जो उदाहरण है ये न्यूटन का तृतीय गति के नियम है, उदाहरण है। देखिए तृतीय गति पर आप याद रख सकते हैं। और सब भी जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस का दबाना, तो नाव को आगे करने के लिए बांस को पीछे धकेला जाता है, नाव आगे जाता है, तो ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका देना, ये भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोमीटर जो है ये पलवन सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर जो है ये अपेक्षित घनत्व को मापता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है, परावर्तन पे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का खोज जो है रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण की आवृत्ति की बात करें तो 10⁻16 से 10⁻14 होता है इसका आवृत्ति। इसका उपयोग, पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो है ये, इसका उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है। तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम जो है किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम है। स्टीफन का नियम याद रखिएगा, E बराबर लैम्डा टी पे पावर 4 होता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर, देखिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में जो है ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वप्रेरणा का मात्रक होता है। तो स्वप्रेरणा का मात्रक जो है ये हेनरी होता है, हेनरी। गॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। वेबर जो है चुंबकीय प्रभाव का मात्रक होता है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो कौन सा एक यौगिक है? तो रेत जो है एक यौगिक है। रेत का सूत्र होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और स्टील, पीतल, हीरा ये सब यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो इसकी कुल ऊर्जा जो होती है सदा धनात्मक होती है। यह सिद्धांत जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। यह एक क्वांटम सिद्धांत है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? किसका मापन रक्त के प्रभाव के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का उपयोग जो है रक्त का प्रभाव जो है उसको मापन के लिए किया जाता है। उसके बाद रेडियो फास्फोरस का जो उपयोग होता है ये अस्थिर रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। रेडियो आयोडीन का उपयोग जो है ये थायराइड कैंसर के उपयोग में किया जाता है। रेडियो आयरन का उपयोग जो है कृत्रिम उपाचय के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, संयोजी आबंध किसके कारण बनता है? संयोजी आबंध जो है ये इलेक्ट्रॉन के अंश के भाजन से बनता है, इलेक्ट्रॉन के अंश के भाजन से बनता है। देखिए, जब दो अधातु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो संयोजी आबंध बनता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है C+O2, ठीक है। तो कार्बन जानते हैं चार बॉन्ड बनाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। उसी तरह ऑक्सीजन जानते हैं कि 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, यही कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो इस तरह से इसी को संयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को ही संयोजी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अंश के भंजन को जो है ये संयोजी आबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, शीर्ष अक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो शीर्ष अक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है ये मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या पे। आदर्श गैस का सूत्र होता है PV = nRT, जहाँ पे N तो आप जानते ही हैं, N जो है मोलों की संख्या है। उसके बाद P का मतलब हुआ दाब, B का मतलब हुआ मात्रा, R का मतलब हुआ आदर्श गैस नियंत्रक और T का मतलब हुआ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, सिलेस्टाइन अयस्क है। सिलेस्टाइन जो अयस्क है ये स्ट्रासियम का है, स्ट्रासियम का जो है ये अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क याद रखते हैं, डोलोमाइट जो है ये कैल्शियम का अयस्क है। उसके बाद एल्युमिनियम का अयस्क याद रखिएगा, बक्साइट और क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वाटर टैंकों में जो शैवाल हो जाता है इसको नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में जो अस्थायी कठोरता जो है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता होती है। इसको दूर करने के लिए जो है जल को गर्म किया जाता है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का। क्वेश्चन अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 से जो है करंट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसे भी ध्यान से आप लोग देखिएगा, करंट का भी तैयारी आप लोग का होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना जो है ये पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब का मुख्यमंत्री जो भगवंत मान सिंह है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो किसके साथ हुआ? तो ये जापान के साथ, जापान और भारत के साथ जो है वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G20 की पर्यावरण कार्य समूह की बैठक जो है कर्नाटक में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हाल ही के दिनों में ममोनी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ममोनी महोत्सव जो है हाल ही में जो ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। लद्दाख में लोसर महोत्सव भी लद्दाख में ही आयोजित किया गया है। तमिलनाडु में जो है पोंगल और जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य में ये महोत्सव जो तमिलनाडु राज्य में आयोजित की जाती है। केरल में याद रखिएगा ओणम, जो कृषि से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम जो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला पायलट जो है इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। उसके बाद अपर्णा सेन को जो है जयपुर फिल्म फेस्टिवल से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया अपर्णा सेन को। और पूजा पहल को जो है 36वां राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए 36वां जो है इसको स्वर्ण पदक मिला है। 36वां राष्ट्रीय खेल में 2022 में जो हुआ था, इसे पूजा पहल जो स्वर्ण पदक जीती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो अमेरिका के रहने वाली ग्रेनी गैब्रियल को चुना, बोनी गैब्रियल को चुना गया है। ये अमेरिका की रहने वाली है। क्वेश्चन 88 देखिए, हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? तो ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। तो ये इधर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो IIT मद्रास के द्वारा जो है ये बिहार OS जो है विकसित किया गया IIT मद्रास के द्वारा। 91 देखिए, मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो मलेशिया ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब जो है ये विक्टर एक्सेलेसन ने जीता, एक्सेलेसन ने। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस दिया है 15 नवंबर, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 15 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, वहीं पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ये पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है यह है प्रकाश सिंह। ठीक है, देखिएगा प्रकाश सिंह। देखिए आचार्य कौशल और जय सिंघानिया के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है डिकोडिंग द योगा बाय पतंजलि। डिकोडिंग द योगा बाय पतंजलि जो है आचार्य कौशल और जय सिंघानिया के द्वारा लिखा गया है। प्रीति सोनाई के द्वारा जो लिखा गया है प्लेस कोल्ड होम जो है प्रीति सोनाई के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 में जो है ये डॉक्टर प्रभा आत्रे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। इससे भारत का स्थान कौन था? इसमें जो है भारत का स्थान 48वां था। तो ये ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 का बात कर रहा है। ये प्रथम स्थान सिंगापुर को और भारत का स्थान 48वां रहा था। तो टोटल 95 क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम आपको उसका आंसर बता देते हैं। तो आपको जब PDF मिलेगा तो इसको एक बार बना के आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए 96 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बना के चेक करिएगा आप लोग। 97 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 99 का हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी। 99 का आपका ऑप्शन नंबर डी और 100 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार बना के जरूर चेक करिएगा और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए थैंक यू दोस्तों।